Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content for class MA Final Home Science Paper 6. In the previous e-contents, we discussed the chapter family on the topics introduction of a family, meaning and definition of family, importance, characteristics, and types of family. Today I am here with a topic functions of family, परिवार के प्रकार्य and functions of family, परिवर्तन और उनके कारण। परिवार के जो कार्य हैं, प्रकार्य हैं, फंक्शंस हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, वे आज की हम चर्चा में लेंगे। लेट्स स्टार्ट। परिवार के प्रकार्य यानी फंक्शंस ऑफ फैमिली। परिवार को जब हम एक और समूह तथा दूसरी ओर संस्था के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से इसके प्रकार्य मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। होबल ने परिवार के दो महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कार्य बताए हैं। प्रथम, बच्चों की देखभाल करना और उन्हें सामाजिक प्रशिक्षण देना। दूसरा, संवेगात्मक घनिष्ठता के पर्यावरण को बनाए रखना। परिवार उपयुक्त दो कार्यों से संबंधित कई अन्य कार्य भी करते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, जैविकीय प्रकार्य, जिसे बायोलॉजिकल फंक्शंस भी बोलते हैं। इस दृष्टिकोण से परिवार के तीन प्रमुख कार्य हैं। पहला, यौन संबंधों को सामाजिक नियमानुसार संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरा, संतानोत्पत्ति और संतान के लालन पालन की व्यवस्था करता है। और तीसरा, सदस्यों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह परिवार का जैविक प्रकार्य है। दूसरा प्रकार्य जो फंक्शन है वो आता है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल फंक्शन। परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं, जैसे यह मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, आपस में प्रेम व सद्भावना का संचार करता है आदि। परिवार जिस वात्सल्य एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना को प्रदान करता है, वह भावनाएं दूसरी संस्थाएं एवं समितियां प्रदान नहीं कर सकती। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि घर वह स्थान है जहां आप जब भी चाहे वे आपको आने देंगे। ऐसे ही बर्गस व लॉक के अनुसार परिवार के कार्यों को बताते हुए उन्होंने लिखा है, पारस्परिक स्नेह विवाह व परिवार का आवश्यक आधार बनता जा रहा है। तीसरा जो कार्य है वो है सामाजिक। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी यानी बालक को एक सामाजिक प्राणी में बदल देता है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम एवं शाश्वत पाठशाला है, अर्थात यह बच्चे का समाजीकरण करता है, उसे समाज में रहने योग्य बनाता है, जिससे वह संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि को सीखकर स्वयं को समाज के अनुरूप ढालता है और इस प्रकार वह स्वयं को समाज की एक प्रकार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल इकाई बना देता है। इस प्रकार स्नेह, प्रेम, त्याग, सहयोग, विश्वास, अनुशासन, परिश्रम, नैतिकता एवं परोपकारिता आदि गुणों के स्थायी विकास से वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता चला जाता है। सामाजिक कार्यों में परिवार के सदस्य की स्थिति को निश्चित करना, सामाजिकरण करना, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना तथा मानव सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आदि कार्य सम्मिलित हैं। अब आता है आर्थिक कार्य। परिवार आर्थिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। आदिम समाजों के परिवार तो अपने मूल स्वरूप में आर्थिक क्रियाओं के केंद्र हुआ करते थे। इसके अंतर्गत तीन कार्य आते हैं: श्रम विभाजन, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, संपत्ति। श्रम विभाजन की व्यवस्था प्रत्येक परिवार में विद्यमान रहती है। प्रत्येक सदस्य के एक निश्चित स्थिति एवं प्रकार्य होते हैं। श्रम विभाजन का स्वरूप अत्यंत ही सरल होता है। पिता धनोपार्जन करते हैं तो माता घर की व्यवस्था तथा बच्चों की देखभाल। इसी प्रकार सभी सदस्यों के कार्य निश्चित एवं निर्धारित होते हैं। आर्थिक क्रियाओं के केंद्र में प्राचीन काल में और भी जनजातियां उत्पादन एवं उपभोग का केंद्र रही है। वर्तमान समय में समाज धीरे धीरे उपभोग के केंद्र के रूप में सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं को इसलिए करता है क्योंकि स्वयं एवं अन्य सदस्यों की आजीविका की चिंता उसे ही करनी होती है।
तीसरा आर्थिक कार्य है संपत्ति। परिवार के आधार पर संपत्ति के स्वामी का निर्धारण होता है तथा यह प्रबंध कौन व कैसे करेगा यह भी निर्धारित करना परिवार का ही कार्य है। संचित संपत्ति उत्तराधिकार का निर्णय परिवार की प्रथाएं एवं रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। तो ये थे आर्थिक कार्य। धार्मिक कार्य। परिवार धार्मिक कार्यों तथा आध्यात्मिक शिक्षा का भी केंद्र है। प्रत्येक परिवार एक धर्म विशेष में विश्वास करता है और उससे संबंधित आचरण व आदर्शों को ही अपने बच्चों को सिखाता है। परिवार में धार्मिक संस्कारों के जो बीज बालक में पड़ जाते हैं उनसे उसका संपूर्ण जीवन प्रभावित रहता है। इससे उनमें नैतिकता में वृद्धि होती है। जनजातियों में परिवार के सदस्यों को अनेक धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं सिखाई जाती थी। फिर आता है सांस्कृतिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान कराता है। परिवार समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों, आदर्शों, सामाजिक मूल्यों एवं जीवन विधि से अपने सदस्यों को परिचित करवाता है। सांस्कृतिक व्यवहार की भी शिक्षा परिवार से ही मिलती है। अतः संस्कृति को स्थायी एवं निरंतर बनाए रखने में परिवार सहायक होता है। राजनीतिक प्रकार्य। परिवार राजनीतिक शिक्षा का भी आरंभ स्थल है। सरल व आदिम समाजों में परिवार पर यह बोझ अधिक होता है। प्रशासनिक कार्य पारिवारिक आधार पर संपन्न किए जाते हैं। जनजाति का मुखिया परिवार के अन्य मुखियाओं को बुलाकर कभी कभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं सलाह लेकर करता है। संयुक्त परिवार का मुखिया सारे परिवार का संचालन करता है तथा आपसी झगड़ों को निपटाता है। परिवार को राज्य का एक छोटा स्वरूप मानकर देखें तो यह राजनीतिक शिक्षा का माध्यम नजर आता है। राज्य की तरह ही परिवार में मुखिया, प्रधान या सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह दयावान, स्वेच्छाचारी, निरंकुश आदि कुछ भी हो सकता है। राज्य के कार्य विभाजन की तरह ही परिवार के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन होता है। पारिवारिक नियमों का पालन सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। परिवार का भी राज्य की तरह आय व्यय का चिट्ठा होता है। तो एक तरह से पॉलिटिकल फंक्शन भी परिवार करता है। फिर आता है समूह एवं जाति रक्षक। परिवार से जाति व समूह दोनों की रक्षा होती है। परिवार संतान और वंशक्रम की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जो किसी भी समूह या जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। परिवार हमेशा से ही आर्य जाति के संरक्षक रहे हैं। यही बात अन्य देशों की जातियों एवं समूहों पर भी लागू होती है। परिवार प्रथम एवं प्राथमिक समूह होने के कारण सीखने तथा सामाजिकरण आदि की प्रक्रिया से सदस्यों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और वे समाज की संरचना एवं व्यवस्था को एक रक्षक की तरह बनाए रखते हैं। तो ये थे कुछ कार्य जो कि परिवार के निमित्त किए गए हैं। परिवार जो कि एक समाज का एक बड़ा ही भाग है, वहाँ पर समाज के लिए उसके कुछ कार्यों को निश्चित किया गया है और उन कार्यों को परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना अनिवार्य होता है। अब आते हैं हम परिवार के कार्यों में परिवर्तन। ये जो कार्य थे वो हमारे अभी तक चले आ रहे थे, परंतु आज के ज़माने में वर्तमान जो समय है ये बहुत डिजिटल युग है। यहाँ पर कार्यों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रोज़ नए नए रिसेंट चेंजेस जो है परिवार में देखने को मिल रहे हैं। तो एक जो चर्चा है हम इसी पर कर रहे हैं कि परिवार के कार्यों में कौन कौन से परिवर्तन किस किस एरियाज में आए हैं। पहला, आर्थिक। परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। परंपरागत परिवारों में परिवार उत्पादन व उपभोग का केंद्र था। परिवार के सभी सदस्य श्रम विभाजन क्रिया द्वारा मिलजुल कर आर्थिक कार्य किया करते थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के कारण परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रह गया है। पहले स्त्रियां घर पर ही कार्य करती थी, पर अब स्त्रियों और बच्चे भी घर के बाहर आर्थिक कार्य करने लगे हैं। स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गई हैं। अब वह पुरुषों पर आर्थिक रूप से अधिक आश्रित नहीं रह गई हैं। उपभोग की दृष्टि से भी वर्तमान परिवारों में उपभोग पर अधिक व्यय किया जाता है, जबकि प्राचीन परिवारों में आवश्यकताएं सीमित होने के कारण उपभोग व्यय कम था, परंतु वर्तमान समय में भौतिकवाद के कारण उपभोग व्यय बढ़ा है। तो ये था आर्थिक परिवर्तन। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। प्राचीन समय में धार्मिक कार्यों की संपूर्ण संरचना परिवार पर आधारित होती थी। प्रत्येक परिवार में अपने धर्म के अनुसार समय समय पर धार्मिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता था तथा नैतिक शिक्षा दी जाती थी। परंतु वर्तमान परिवारों में धार्मिक आस्था कम हो गई है। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य अब धार्मिक संस्थाओं ने ले लिया है। अब वर्तमान परिवारों में धर्म का महत्व घट गया है।
तीसरा आता है सामाजिक कार्यों में परिवर्तन। परिवार को बालक का सामाजिकरण करने वाली संस्था माना जाता था। बालक में समस्त सामाजिक गुणों का विकास परिवार में ही होता था। वर्तमान समय में परिवार के सामाजिक कार्यों का महत्व घटा है। शिशुओं की देखभाल व पालन पोषण विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिसमें उनमें वांछित सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों पर सामाजिक नियंत्रण भी घटा है। बच्चे अब पारिवारिक परंपराओं और नियमों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, जिससे सामाजिक नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है। सामाजिक मूल्यों के ह्रास के कारण पारिवारिक संबंधों में अस्थिरता आई है। पहले जो सामाजिक पद व प्रतिष्ठा बच्चों को समाज में परिवार से मिलती थी, उसे आज व्यक्ति स्वयं अपनी शिक्षा, व्यवसाय तथा उपलब्धियों द्वारा पाने का प्रयास करने में लगा है। वर्तमान परिवारों में आधुनिकता तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। परिवार के सदस्य अब पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं। फिर आता है मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन। प्राचीन परिवारों को मनोरंजन का केंद्र माना जाता था। पारिवारिक मनोरंजन द्वारा परिवार के सदस्यों को धर्म, नैतिकता और चरित्र निर्माण का पाठ भी पढ़ाया जाता था, परंतु आधुनिक परिवारों में मनोरंजनात्मक कार्य नगण्य हो गया है। वर्तमान परिवारों में परिवार के सदस्य अपना मनोरंजन अधिकांशतः घर के बाहर करते हैं। परिवार का स्थान अब क्लबों, सिनेमाघरों तथा मोबाइल आदि ने ले लिया है। घर में भी मनोरंजन अब परिवार सदस्यों के आपसी वार्तालाप द्वारा नहीं हो पाता, अपितु टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन्स जो हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ही पारिवारिक जो है अपने मनोरंजन का कार्य प्रत्येक सदस्य करते हैं। फिर आता है शैक्षणिक कार्यों में परिवर्तन। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉबल का कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और उनके द्वारा घर पर दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये मानना था फ्रॉबल का। वर्तमान परिवारों में परिवार के शैक्षिक कार्य परिवर्तित हुए हैं। आज बालकों की शिक्षा औपचारिक हो गई है, जो विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की रुचि व योग्यता अनुसार विद्यालयों द्वारा दी जाती है। इससे परिवार का शैक्षिक कार्य कम और नगण्य हो गया है। आजकल परिवार शैक्षणिक कार्यों के लिए बाहरी संस्थाओं पर, ट्यूटर्स पर, ट्यूशन्स पर, कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हो गया है। परिवार के जैविक कार्यों में बहुत परिवर्तन आ गया है। आधुनिक परिवारों में जहाँ एकाकी परिवार है और माता पिता दोनों ही घर से बाहर कार्य करते हैं, वहाँ यह कार्य जो है परिवार का लालन पालन आया व शिशु गृहों द्वारा किया जाता है, जिससे माता पिता और बच्चों में स्नेहात्मक संबंधों का ह्रास होता रह जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के जो दो अन्य जैविक कार्य माने गए हैं, यौन इच्छा और संतानोत्पत्ति, आधुनिक परिवारों में परिवार के इन कार्यों में भी परिवर्तन आया है। यौन संबंधों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। अब विवाह का स्थायित्व यौन संतुष्टि हो गई है। यौन इच्छाओं की संतुष्टि न होने पर विवाह विच्छेद व तलाक की नौबत आ जाती है। संतान उत्पत्ति के कार्य में बहुत ही परिवर्तन देखा गया है। प्राचीन परिवारों में जहाँ संतान को ईश्वर की देन माना जाता था, वहीं आधुनिक परिवारों में कम संतान या नहीं के बराबर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। एकाकी परिवारों ने अब लघु परिवारों का रूप ले लिया है। आज संतानोत्पत्ति ऐच्छिक हो गई है। परिवार नियोजन के साधनों को अपनाकर माता पिता जब तक न चाहें संतान उत्पत्ति नहीं होती है। वैज्ञानिक शिक्षा, परिवार नियोजन विधियों और विलंब विवाहों ने जन्म दर नियंत्रित कर दी है और लिविंग इन रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस तरह से जैविक कार्य जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। परिवार कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। फिर आता है कर्ता के कार्यों में परिवर्तन। प्राचीन परिवारों में जब संयुक्त परिवार अधिक थे, तब परिवार के सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को परिवार का मुखिया या कर्ता माना जाता था और वह ही संपूर्ण परिवार की सत्ता को संभालता था। परिवार से संबंधित सभी निर्णय मुखिया द्वारा लिए जाते थे और सभी को वे निर्णय मानने पड़ते थे। कर्ता का निर्णय ही अंतिम व मान्य होता था। आधुनिक परिवारों में कर्ता के कार्यों में कमी आ गई है। आधुनिक परिवारों में परिवार के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बच्चे भी अब अपनी शिक्षा, विवाह तथा विवाह से संबंधित विभिन्न निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अतः अब पारिवारिक सत्ता व अधिकार परिवार में सभी को समान रूप से प्राप्त है, केवल कर्ता को ही नहीं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आधुनिक परिवारों में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हुए हैं।
परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि परिवार नष्ट हो रहे हैं। परिवार एक स्थायी, सार्वभौमिक और मौलिक संस्था है। इसके विभिन्न कार्य आज भी पारिवारिक सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय की मांग के अनुसार इसके कार्यों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, समाप्ति नहीं। तो ये थे परिवार के कार्यों में परिवर्तन। अब आता है कि परिवार के में आधुनिक जो परिवर्तन आए हैं उनके कोई कारण रहे होंगे। तो ये कारण क्या क्या है? आधुनिक परिवारों में जिन नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ है उनके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा दार्शनिक कारण। तो एक एक करके हम लेते हैं। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को दो वर्गों में बांटा है, औद्योगिकरण और स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि देखने में आ रही हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप रेल, सड़कों, यातायात व संदेश वहन के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। नए नए उद्योग धंधे खुले, जिससे व्यक्ति गाँव के से शहरों की ओर आने लगे। फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ, परिवार विघटित हुए और परिवार उत्पादन की इकाई नहीं रह गया। स्त्री और पुरुषों के आर्थिक क्षेत्र में उतरने से विवाह बंधन ढीले पड़े। घर की विभिन्न क्रियाएं अब मशीनों द्वारा की जाने लगी, जिससे स्त्रियों पर घर का कार्यभार कम हो गया। परिवार के सदस्य रोजी रोटी की तलाश में मुख्य परिवार से अलग हो गए और एकाकी परिवारों की स्थापना हुई। नगरों में स्थानाभाव होने के कारण छोटे परिवारों की भावना का विकास हुआ। दूसरा है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। औद्योगिकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की तथा मशीनीकरण द्वारा स्त्रियों के घर के कार्यों को कम किया, जिससे स्त्रियों को खाली समय में वृद्धि हुई। नई अर्थव्यवस्था में स्त्रियों के लिए भी रोजगार उपयुक्त अवसर थे, अतः वे घर से बाहर कार्य करने लगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रभाव परिवार पर पड़ा। सर्वप्रथम तो बच्चों के पालन पोषण की समस्या पैदा हुई। यह कार्य आयाओं और शिशु गृहों ने ले लिया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने वैवाहिक संबंधों को प्रभावित किया। अब विवाह संबंधों में पहले की भांति पवित्रता नहीं रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने तलाक व विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि की है। तो ये थे कारण, आर्थिक कारण। अब आता है राजनीतिक कारण। स्त्रियों को मताधिकार की प्राप्ति हुई। परिवार के प्रतिमानों में परिवर्तन का एक प्रमुख कारण स्त्रियों को मताधिकार का मिलना है। मताधिकार की प्राप्ति से स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक समानता मिली तथा विज्ञान सभाओं में भी स्थान मिला। अतः उन्होंने अपने हित के लिए नए नए कानूनों की मांग की। फलस्वरूप विभिन्न कानून स्त्रियों के हित में पारित हुए तथा स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार बनाया गया। इससे परिवार की संपत्ति भी विभाजित हुई। इन सभी मताधिकारों के कारण परिवार का पारंपरिक स्वरूप विघटित हुआ। दूसरा है राज्य के महत्व और कार्य का विस्तार। वर्तमान समय में यातायात व संचार वाहन के साधनों के विकास के कारण राज्य का क्षेत्र और प्रभुसत्ता बढ़ी है। वर्तमान समय में राज्य परिवार के अनेक कार्यों को कर रहा है। परंपरागत परिवारों में पिता के पास ही परिवार की संपूर्ण प्रभुसत्ता होती थी। पिता ही परिवार पर नियंत्रण रखता था, परंतु आज यह प्रभुसत्ता राज्य ने ले ली है। आज परिवार बच्चों के मामले में अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज बच्चा राज्य का नियंत्रण परिवार के नियंत्रण से अधिक होता जा रहा है। अतः परिवार के प्रभुसत्तात्मक कार्यों को राज्य ने कम कर दिया है। अब राज्य जनता की प्रमुख संस्था बन गया है। तो ये थे आर्थिक और राजनीतिक कारण। अब लेते हैं सामाजिक कारण, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट परिवारों पर जो आया है वो सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण आया है। वो है पहला, नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण नगरों का तेजी से विकास हुआ है। नगरीय सभ्यता व संस्कृति का विकास हुआ। परिवार विघटित हुए और एकाकी परिवार के रूप में नगरों में बसने लगे। नगरों में मकानों की समस्याओं के कारण परिवारों के अति लघु रूप सामने आए। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव तथा स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता के कारण स्त्रियों और पुरुषों का मेल मिलाप बढ़ा, जिससे विवाह का आदर्श स्वरूप समाप्त हुआ और प्रेम विवाह तथा अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्ति बढ़ी। दूसरा आता है स्त्रियों की उच्च शिक्षा। वर्तमान समय में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इससे परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आए हैं। विवाहों में विलंब हुआ है। स्त्रियां स्वयं के जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वे पुरुषों के समान अधिकार से रहना पसंद करती हैं। अतः उच्च शिक्षा के कारण अब विवाह एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि समझौता हो गया है। तीसरा है विवाह के सामाजिक आधारों का दुर्बल होना।
उनमें परिवर्तन आना। विवाह को एक धार्मिक बंधन माना गया है, परंतु सामाजिक विधानों के कारण आज विवाह एक समझौता मात्र रह गया है, जिससे परिवार के स्थायित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। पति पत्नी एक दूसरे से सामाजिक, वैचारिक, शारीरिक, आर्थिक और वैधानिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे अलग अलग हो जाते हैं, जिससे परिवार का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर आता है सामाजिक मूल्यों का ह्रास। एकाकी परिवारों की स्थापना में जहाँ परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है, वहीं सामाजिक मूल्यों का ह्रास भी हुआ है। संयुक्त परिवारों में व्यक्ति हम की भावना के साथ रहता है और परिवार की सभी क्रियाओं को परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पूरा किया जाता है, परंतु आधुनिक परिवारों में व्यक्तिवादिता का बोलबाला है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी उन्नति और सुख सुविधा के बारे में सोचता है। पुत्र का पिता से, पिता भाई का भाई से प्रेम समाप्त हो गया है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति परिवार के किसी भी सदस्य को धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, झगड़ा कर सकता है। अतः सामाजिक मूल्यों के ह्रास से परिवार के सहयोगी आधार की क्षति हुई है। अब आता है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव। औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात व संचार के साधनों के विकास के कारण परिवार पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा के संपर्क में आए। पाश्चात्य सभ्यता ने स्त्री और पुरुषों को समानता के विचार दिए तथा मानव को उनके अधिकारों से परिचित करवाया, जिससे विवाह एक समझौता मात्र रह गया। प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिला, स्त्रियों को समानता के अधिकार मिले तथा परिवार में कर्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगा। तो ये थे कुछ सामाजिक कारण जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है परिवार जैसी संस्था पर पड़ा है। फिर आता है दार्शनिक कारण। दार्शनिक कारणों से परिवार के आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में भौतिकवाद, सुखवाद, व्यक्तिवाद और बुद्धिवाद का बोलबाला है। विवाह का धार्मिक आधार समाप्त हुआ है, अब विवाह एक समझौता रह गया है। इस विचारधारा ने परिवार के स्थायित्व को प्रभावित किया है। आधुनिक परिवारों में व्यक्तिवाद की भावना तेजी से पनप रही है, जिससे परिवार का सहयोगी आधार प्रभावित हुआ है। अब परिवार से त्याग, दया, प्रेम तथा सहयोग व सहानुभूति जैसे सामाजिक मूल्य समाप्त हो गए हैं। हम के स्थान पर मैं की भावना को बल मिला है। भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने की होड़ में व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों को भी भूल गया है और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा है। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव के कारण नई विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम विवाह, विवाह विच्छेद, विषम लिंगी घनिष्ठता, अंतरजातीय विवाह आदि। इन सभी विचारधाराओं से परिवार का प्राचीनतम स्वरूप समाप्त हुआ है। अतः आधुनिक दार्शनिक विचारों ने परिवार के परंपरागत मूल्यों की अवहेलना करी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ कारण हैं जिन्होंने परिवार के जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, संस्था का परंपरागत जो स्वरूप था, उसमें बहुत परिवर्तन ला दिया है और आज के परिवार एकाकी, लघु परिवार, व्यक्तिवाद की सोच को लिए हुए, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता को लिए हुए और अधिकारों का बोलबाला करते हुए देखने में मिलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने परिवार के जो फंक्शंस हैं उनके परंपरागत फंक्शंस को भी देखा, उनमें आए हुए परिवर्तनों को भी जाना और साथ ही साथ कारण क्या रहे उनकी भी हमने चर्चा की। इसी के साथ आज का ये टॉपिक, ई कंटेंट टॉपिक, यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है हम इसी परिवार के जो चैप्टर के किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।